नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देख रहे हैं समाचार 24। मैं हूं विवेक गर्गाचार। आज हमारे खास प्रोग्राम विशेष में आप सभी का स्वागत है। हम आपको आज एक ऐसी दर्दनाक कहानी दिखाएंगे, मथुरा की एक दर्दनाक हकीकत दिखाएंगे जिसमें एक माँ अपने मरे हुए बेटे के इंसाफ के लिए दर दर भटकती है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। ऐसी एक कहानी, बेटे की मौत का हिसाब मांगती माँ। बेटे की मौत का हिसाब मांगती मां। दरअसल ये मामला है मथुरा का, जहां एक बेटे की जेल के अंदर हत्या हो जाती है, लेकिन पुलिस पूरे प्रकरण में उसको हत्या न मानकर सिर्फ गैर इरादतन हत्या में मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले से पल्ला झाड़ लेती है। मजे की बात तो यह है कि उसकी हत्या जब हुई तो जेल के अंदर हुई, और वो भी जहर से हुई। जहर, एक ऐसा जहर जिसका नाम सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसा जहर जो कहीं भी नहीं मिलता, एक ऐसा जहर जो सिर्फ मिलता है तो सिर्फ सरकारी लेबोरेटरी में मिलता है वो जहर। उस जहर की हम आपको दर्दनाक दास्तान सुनाएंगे। उस जहर का नाम है सोडियम साइनाइड। आप चौंक गए होंगे इस जहर का नाम सुन के। हालांकि ये जहर कहीं मिलता नहीं, सिर्फ सरकारी लेबोरेटरी और कुछ खास जगहों को छोड़कर। लेकिन ये जहर जेल तक पहुंचा कैसे, ऐसे तमाम सवाल हैं, तमाम दास्तां हैं। उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बेटे की मौत का हिसाब मांगती मां। दरअसल ये मामला है मथुरा का, जहां एक बेटे की जेल के अंदर हत्या हो जाती है, लेकिन पुलिस पूरे प्रकरण में उसको हत्या न मानकर सिर्फ गैर इरादतन हत्या में मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले से पल्ला झाड़ लेती है। मजे की बात तो यह है कि उसकी हत्या जब हुई तो जेल के अंदर हुई, और वो भी जहर से हुई। जहर, एक ऐसा जहर जिसका नाम सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसा जहर जो कहीं भी नहीं मिलता, एक ऐसा जहर जो सिर्फ मिलता है तो सिर्फ सरकारी लेबोरेटरी में मिलता है वो जहर। उस जहर की हम आपको दर्दनाक दास्तान सुनाएंगे। उस जहर का नाम है सोडियम साइनाइड। आप चौंक गए होंगे इस जहर का नाम सुन के। हालांकि ये जहर कहीं मिलता नहीं, सिर्फ सरकारी लेबोरेटरी और कुछ खास जगहों को छोड़कर। लेकिन ये जहर जेल तक पहुंचा कैसे, ऐसे तमाम सवाल हैं, तमाम दास्तां हैं। उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दास्तान सुनाएंगे। अब पूरी दास्तान आपको सुनाएंगे। पवन शर्मा, उम्र 23 वर्ष, जो मथुरा का निवासी था, सीधा साधा युवक था घर वालों के अनुसार, और वो करता था पूजा, मंदिर में पूजा करता था। शंकर जी के मंदिर में, शिव भोलेनाथ बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना करता था वो युवक। घर वालों के अनुसार पुलिस से लेकर, किसी बात को लेकर पुलिस से उसकी झड़प हो गई चौराहे पे। बस वो झड़प क्या हुई, उसकी जिंदगी बदल गई। झड़प क्या हुई, उसके बाद पुलिस ने उसको एक फर्जी चोरी की बाइक चलाने के आरोप में जेल भेज दिया। जेल में उसकी लाइफ इस कदर बिगड़ी, उसकी जिंदगी एक पूरी पटरी से उतर गई। जेल में जहां उसने देखा किस तरीके से जेल में कारनामे होते हैं, बस यही कयामत थी। उसने आखिर ऐसा देख क्यों लिया? जो दरिंदे थे वो नहीं चाहते थे कि जेल का राज बाहर जाए। पवन की जेल में हत्या कर दी गई। उसके साथ एक और व्यक्ति की हत्या की, शिब्बो, जो एक रिक्शा चालक था, उसको भी मार दिया। आखिर उन दरिंदों से ये पूछा जाए, उस रिक्शा चालक और इस युवक का दोष क्या था? दोष सिर्फ इतना था कि उसने वो अवैध और काला कारोबार देख लिया जो जेल में होता था, वो उसे नहीं देखना चाहिए था। पवन की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उसका परिवार दर दर भटका, लेकिन न्याय नहीं मिला। पवन शर्मा, उम्र 23 वर्ष, थाना गोविंद नगर के खिलाफ बाइक चोरी के केस में पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। हालांकि पवन शर्मा पेशे से पुजारी का काम
काम करता था। घर वालों का आरोप है कि उसका पुलिस से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। उसके बाद पुलिस ने उसको फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया। घर वालों के अनुसार वो बहुत सीधा व सज्जन व्यक्तित्व वाला युवक था। मेरा एक भाई था पवन शर्मा, करीब 30 साल की उम्र थी उसकी, और उस पर एक मुकदमा बनाया गया था। पुलिस से ही उसका थोड़ा हुआ था, जजमानी का कार्य करता था। 411-379 एक बाइक चोरी का मुकदमा था उसके ऊपर। वो पुलिस प्रताड़ना की वजह से अपनी जमानत निरस्त कराकर करीब आज से 2 साल पहले, करीब अपनी घटना से जिस दिन उसकी हत्या होती है उससे करीब 9 महीने पहले वो जिला कारागार में स्वयं निरुद्ध हुआ था। पवन शर्मा जेल में चल रही तमाम अवैध कारोबारों का खुलासा करना चाहता था और उसे इंतजार था कि कोई बड़ा अधिकारी जेल का दौरा करे और वो जेल के काले कारोबार का भंडाफोड़ करे, और उसके इस इरादों की भनक जेल प्रशासन को लग गई। हम उससे जेल में मिलने जाते थे तो करीब जेल में मिलने से महीने भर पहले ही उसने हमको जेल के अंदर अवैध मादक पदार्थ और काफ़ी ऐसे उन बारे घटनाओं के बारे में वो हमसे कुछ बात करता रहता था कि जेल के अंदर अवैध मादक पदार्थों का कार्य चलता है। सब ये जेलर वगैरह ये कैदी लोगों के ही मिलके ये सब कार्य कराते हैं। नए कैदी जो आते हैं पहले उनको लत लगाई जाती है, फिर उनसे पैसा मांगा जाता है, मतलब विशेष उत्पीड़न। तो हमने उसको भी समझाया कि तो ये सब घटना से क्या लेना देना है, तेरा मुकदमा खत्म होने वाला है, ट्रायल चल रहा है, गवाह वगैरह सब पेश हो रहे हैं, फर्जी मुकदमा, पुलिस की गवाही का मुकदमा, तो ये क्या लेना देना। लेकिन वो बोला कि नहीं अन्नू, कोई बड़ा अधिकारी जिस दिन जेल आएगा उस दिन मैं कुछ खुलासा तो करूंगा। लेकिन हमने भी समझाया कि पता नहीं क्यों कहीं ये डिप्रेशन की वजह से गुस्से में इस तरह से बात करता है या क्या। करीब घटना से 15 दिन पहले हम उससे मिलने आए थे तो उसने हमसे काफी इस विषय में बात की थी। अचानक से 7 मई 2013 की काली सुबह हुई और वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। पवन शर्मा व उसका एक अन्य साथी कैदी सिब्बू की हत्या कर दी गई और हत्या भी जहर से हुई, वो भी अत्यंत तीव्र जहर, सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड एक ऐसा जहर है जिसको खाने से 5 से 6 मिनट के अंदर खाने वाले की मौत हो जाती है। इसको खाते ही सबसे पहले सोडियम साइनाइड हार्ट पर अटैक करता है। मजे की बात तो यह है कि यह जहर आसानी से कहीं मिलता नहीं, सिर्फ सरकारी लैबों में इस्तेमाल होता है। फिर 7/3/2013 को लोकल न्यूज चैनल के माध्यम से न्यूज पिताजी को एकदम से मालूम पड़ा कि विषाक्त पदार्थ के सेवन से जिला कारागार में 2 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। हम लोग जिला कारागार जाते हैं, वहाँ से हमको मालूम पड़ता है कि आप जिला अस्पताल जाइए। जिला अस्पताल हम जाते हैं, वहाँ मोर्चरी जो होती है जहाँ बॉडीज रखी रहती हैं, वहाँ पे वो दोनों उसमें ताला बंद था, वो कोई भी नहीं था। हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, हमारे पहुँचते ही वहाँ कोई जेल कर्मचारी नहीं था, कोई जेल प्रशासन नहीं था। लोकल पुलिस वहाँ पे आती है, काफ़ी तादाद में आती है, और सब मीडिया वगैरह से भी सब काफ़ी लोग। तो मैंने उसी समय उन लोगों से कहा था कि सर मेरे भाई की हत्या जेल प्रशासन ने की है, डिप्टी जेलर वगैरह ये जो हैं ये मेरे भाई से रंजिश मानते थे, उसको बुरी तरह से पिटाई भी लगाते थे इस विषय पे, जिसकी मैंने मौके शिकायत भी मैंने जेल प्रशासन से की थी, लेकिन उन्होंने मुझे हड़का के शांत कर दिया। मैंने उनसे कहा साहब मैंने उसका पंचनामा भरा, उसकी मैंने पोस्टमार्टम का बॉडी मैंने अपने अंडर में मैंने ली। पुलिस ने पूरे प्रकरण में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया, किंतु परिवारजनों की मांग थी कि हत्या का मुकदमा दर्ज हो। अब ये सवाल उठता है कि इतने गंभीर मामले में पुलिस ने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती। समाचार 24 उठा रहा इस पूरे मसले पर 5 सवाल। जेल के अंदर जहर कैसे पहुंचा? जेल के अंदर हुई हत्या को पुलिस छुपा क्यों रही है? पीड़ित के परिवारजनों की तहरीर पर मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ? जेल के बंदी रक्षक और अधिकारियों को क्यों बचाया जा रहा है? पवन ने जेल के अंदर ऐसा क्या देखा जिससे उसकी हत्या हो गई? पीड़ित पवन के भाई अनुराग शर्मा ने पुलिस को तहरीर दी थी, जिसमें डिप्टी जेलर विनय प्रताप सिंह व प्रधान बंदी रक्षक नागेंद्र स्वरूप व बंदी रक्षक नवाब सिंह का नाम था। लेकिन पुलिस ने उस प्रार्थना पत्र को हटाकर अपने हिसाब से FIR दर्ज कर ली और विवेचना प्रारंभ कर दी। इससे भी बड़ी बात यह है कि विवेचना में न तो पवन के परिवारजनों से कुछ पूछा गया, न ही उनकी राय ली गई और पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में थमा दी। मैंने कहा उनसे सदर थाने पे कि साहब मेरी FIR दर्ज कीजिए, मेरे भाई की हत्या की गई है, जहर से हत्या की गई है। जब उसको हमने देखा था उससे मुझे पीले रंग का तरल पदार्थ निकल रहा था और झाग से। बोले भाई ये मामला बहुत गंभीर है, अब वरिष्ठ अधिकारी आएंगे, वरिष्ठ अधिकारियों के बाद में इस विषय पे हम कोई एक्शन लेंगे। दूसरे दिन मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम पड़ता है कि इसमें साहब आनंद फानन में गैर इरादतन 304 का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है अज्ञात में। मैं साहब पुलिस से कहता हूँ, पुलिस कहती है कि अब कार्रवाई होगी, आप शांत रहिए, आपको न्याय मिलेगा। मैं ठीक है साहब, मैं भी न्याय पे भरोसा करते हुए मैं चलता रहा। लेकिन मुझे
ना ही कोई पूछने आया ना कुछ। पीड़ित पवन के परिवार ने परिवर्तन संस्था के सहारे मानवाधिकार आयोग से गुहार लगाई तथा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री का भी दरवाजा खटखटाया। मानवाधिकार आयोग ने आरटीआई कार्यकर्ताओं की संस्था परिवर्तन की पहल पर केस दर्ज कर लिया और जांच प्रारंभ कर दी। इसमें साहब किसी ने कोई सुनवाई नहीं हुई। इसमें सिर्फ एक राष्ट्रपति महोदय ने इसमें मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश से जवाब मांगा और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस विषय में इसमें मेरा केस दर्ज किया और एक केस परिवर्तन संस्था है उनके माध्यम से भी इसमें केस दर्ज कराया गया। 8 तारीख को तो 7 तारीख को मेरा भाई खत्म होता, 8 तारीख को ही मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री महोदय, मानवाधिकार आयोग में सबको मैंने तार और फैक्स वगैरह भी किए थे। उसके बाद में मैंने 11/3/2013 को मैंने एसएसपी मथुरा से लेके आपका मुख्यमंत्री, कारागार मंत्री, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, हर जगह मैंने सबको अपना प्रार्थना पत्र भेजा कि ऐसे ऐसा मेरे भाई की हत्या कर दी गई है, मुझे आशंका है कि इस विषय पे लीपापोती होगी और कुछ नहीं होना है। मानवाधिकार आयोग ने अपनी विवेचना पूर्ण करने के बाद राज्य सरकार व जेल प्रशासन को दोषी मानते हुए मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दिया और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के आदेश भी दिए। लेकिन कार्रवाई करे तो कौन करे, वही प्रशासन, वही यूपी सरकार। लेकिन अब तक कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया, ना ही जेलर साहब के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया और ना ही बंदी रक्षकों के खिलाफ। मामला पूरा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। चौंकाने वाली बात तो यह कि मानवाधिकार आयोग के आदेशों पर इस तरीके से अवहेलना करने के बावजूद भी अभी तक राज्य सरकार के उन अधिकारियों, उन बाबुओं का कुछ नहीं हुआ। तो 3 केसेस में उन्होंने दर्ज किए। उन्होंने इसमें पत्रावलियां मांगी, न्यायिक जांच इस पे बैठी थी। उस समय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इस पे जांच भी की थी, न्यायिक जांच भी इस पे चली थी। तो मानवाधिकार आयोग ने भी इसमें संज्ञान लिया। उन्होंने मैं मेरा केस, मेरी शिकायत पे केस दर्ज किया। एक केस उन्होंने परिवर्तन संस्था की शिकायत पर भी दर्ज किया और एक अदर और किया था। उन्होंने इसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की अध्यक्ष थी कवलजीत देओल, उनको 8 सप्ताह में उन्होंने रिपोर्ट सौंपने के उनको आदेश भी दिए थे। उन्होंने जांच की, उन्होंने पत्रावलियां जिलाधिकारी से और उन्होंने उनसे साक्ष्य मांगे। बिस्रा रिपोर्ट के लिए भी उन्होंने बिस्रा रिपोर्ट वगैरह ये सब उन्होंने लिया। माननीय आयोग ने इसमें समस्त जांच जिलाधिकारी महोदय से मांगी। वो जो कि उन्होंने प्रस्तुत न करा पे उनको एक कंडीशनल सम्मन भी जारी किया। काफ़ी मानवाधिकार आयोग को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बहुत कड़े कदम उठाने पड़े हैं, तब जाके ये विषय उनके पास में मैं जांच होके पहुंचा, जिसपे उन्होंने समस्त जांच और पत्रावलियों को अवलोकन करने के बाद उन्होंने दिनांक 15/4/2014 को उन्होंने आयोग के समक्ष पूरा विषय उन्होंने रखा और मैं भी उपस्थित हुआ। उन्होंने इसमें उसके बाद में 29/5/2014 को उन्होंने जेल प्रशासन को उन्होंने इसमें दोषी पाया है और राज्य सरकार को इसमें दोषी पाया है और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को उन्होंने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। 8 हफ्तों में उनसे जवाब मांगा है कि आप उसमें जो न्यायिक जांच जो हुई थी, न्यायिक जांच के आधार पर उन्होंने मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जो कि न्यायिक जांच में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मथुरा ने जेल प्रशासन को इसमें दोषी माना कि जहर से इनकी मृत्यु हुई है, जहर जेल के अंदर पहुंचा है जिससे 2 व्यक्तियों की हत्या हुई है। इसमें उन्होंने राज्य सरकार को भी दोषी माना। इसी आधार पर मानवाधिकार आयोग ने इसमें मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 8 सप्ताह में उनसे इस विषय पे पूरा उन्होंने ब्यौरा मांगा है। जरा इस माँ की बेबसी को देखिए, जिसकी बचपन की लाठी बनने वाला उसका जवान बेटा अकाल मौत के ग्रास में चला गया। दरिंदों ने अपनी दरिंदगी छुपाने के लिए उसकी हत्या कर दी। अब ये माँ, ये बाप की तस्वीरें देखिए, ये बेबस बाप, ये माँ बाप दोनों रोते बिलखते रहते हैं अपने बेटे की तस्वीर को गले से लगाकर, उसको छाती से लगाकर। ये माँ दहाड़ मार मार के रोती है, सीना कलेजा इस माँ का फटा जा रहा है, लेकिन सुनती नहीं अखिलेश की सरकार, सुनते नहीं अखिलेश के बाबू। अब
पीड़ित परिवार का विश्वास यूपी सरकार से तो बिल्कुल उठ गया है। न विश्वास है अखिलेश की सरकार पर, न विश्वास है अखिलेश के बाबुओं पर। अब विश्वास है तो सिर्फ सीबीआई जांच का भरोसा। अगर सीबीआई जांच करे तो पीड़ित परिवार का कहना है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उनका निर्दोष बेटा निर्दोष साबित हो जाएगा, वरना यूपी पुलिस तो उसको दोषी साबित करने में लगी हुई है। मुझे इसमें ना ही मथुरा प्रशासन पे भरोसा है, ना ही मुझे इसमें उत्तर प्रदेश सरकार पे कोई भरोसा है। मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई जांच हो। ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है और मुझे इसमें अब उत्तर प्रदेश सरकार पे और मथुरा प्रशासन पे मुझे इसमें रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। जिस तरह से मुकदमे में इन्होंने लीपापोती की गई है, मुझसे आज तक एक बयान मुझसे आज तक पूछने तक भी मुझसे आज तक ये तक भी नहीं पूछा कि आपके भाई की मृत्यु हुई है, आपको क्या लगता है। इन्होंने मेरे से ये तक भी नहीं पूछा, सिवाय इस केस को लीपापोती करने के उत्तर प्रदेश सरकार और मथुरा प्रशासन विवेचक महोदय ने इसमें लीपापोती के अलावा और कुछ नहीं किया है। मुझे इन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इस केस में मेरी अपील है कि इसमें आप सीबीआई जांच हो तो ही इसमें न्याय की मुझे उम्मीद नजर आती है। लेकिन हम सवाल पूछना चाहेंगे यूपी पुलिस से कि जेल में कैदियों की हत्या का मामला गंभीर था, इसके बाद भी पुलिस ने तत्काल रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की? आखिर उस पर किसका दबाव था? जेल के अंदर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी जहर कैसे पहुंचा? ये सवाल मजिस्ट्रेट की जांच में उठा। इसी आधार पर जेल प्रशासन को दोषी माना गया। पुलिस की विवेचना में पीड़ित परिवार ने बयान और गवाही क्यों नहीं ली गई? पीड़ित की गुहार पर उच्च न्यायालय ने निष्पक्ष विवेचना के आदेश दिए, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हुआ। पीड़ित के लाख प्रयास के बाद भी पूरी व्यवस्था दोषियों को बचाने में लगी है। यहाँ तक कि विभागीय जांच में दोषियों के नाम और कार्यवाही को भी छुपाया जा रहा है। आखिर क्यों? ये सवाल पूछता है पीड़ित परिवार, ये सवाल पूछती है आम जनता। इन सवालों के जवाब आखिर कौन देगा और कब तक देगा? इस पीड़ित परिवार को आखिर न्याय कब तक मिलेगा? इस परिवार ने अब दरवाजा खटखटाया हाई कोर्ट का। आस है वहाँ से तो न्याय मिल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार 24 मथुरा। अब विनय की मां है, किस तरीके से उनकी हत्या की गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या आपको न्याय चाहिए? हमको तो न्याय चाहिए, बस हमें कुछ ना चाहिए। हमको न्याय चाहिए, जिनको मुलजिम उनको सजा होनी चाहिए, बस कुछ ना चाहिए। किस तरीके का आपका बेटा था? मेरा बेटा बहुत अच्छा न्याय चाहिए, बस कुछ ना चाहिए। मुझे उनको सजा होनी चाहिए जिंदगी भर की, बस कुछ ना चाहिए। इस हत्या में किन किन लोगों को आप मुझे पुलिस वाले? बस पुलिस वाले, कोई ना भैया, हम तो उनको ही समझे पुलिस वाले। पवन की पिताजी कैमरे तरफ किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ? आपका बच्चा एक अच्छे चरित्रवान था, साफ सुथरा, जेल में बनता सब अगर विचाराधीन था वो जी, तो वो जरा ने गलत काम के प्रति वो हर बात को सालता था। वो उसमें परेशान किया करते थे। मैं तो कभी जेल में मिलने नहीं गया उससे, मन नहीं करता जेल में जाने का। तो एक आध दफ़ा वहाँ आया था, क्या बोलते हैं कचहरी पे आती है ना, हर 15-16 दिन बाद। तो बोला पापा जी बहुत परेशान करते हैं हमारे पुलिस वाले, मेरे बेटा ऐसा हो तो का वहाँ पे उदमबाजी करे, कुछ करे, जो कुछ बेचने तो तुम्हें क्या मतलब है? बोले तुम शिकायत किसी करना मत, पहले और ज़्यादा प्रताड़ित करेंगे तेरे लिए जेल के अंदर। तो हम शिकायत भी करें प्रशासन से तो मालूम पड़ेगा और प्रताड़ित करेंगे वो। और 2-4 महीने रुक जाए, मैंने कि तेरी रह जाएगी, विचार चली रहे तेरे ऊपर है, छूट जाएगा आराम से। चलो ये 1-1.5 महीना बाद जहर दे के मारती, 2 जने मारे गए उसमें। एक से वो नाम का था, एक हमारा लड़का था। तो अपने साहब उन्हीं को दोषी मानते हैं जेल अधिकारियों के लिए। अब मीडिया के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार से? आप क्या कहें, तो न्याय मिलना चाहिए हमको। अब एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने एक निर्दोष बच्चे लड़ते रहेंगे साहब, जब तक आज लड़ते रहेंगे हम लोग। क्या करें, कहना क्या चाहेंगे? क्या नहीं, क्या सोशल मीडिया की बदौलत है, क्या है, हमारी सुनवाई की जाए, उनको सजा मिले उनको। ये पूरी कहानी देखकर आप समझ गए होंगे किस तरीके से एक माँ, एक बूढ़ी माँ जिसका एक जवान बेटा, उसके लिए उसके बुढ़ापे की लाठी बनना था, एक बाप
जिसका बुढ़ापे में बेटा सहारा होता है, वो सहारा उन दरिंदों ने छीन लिया। नहीं मिला तो सिर्फ अब तक न्याय। रोती हुई माँ, रोता हुआ बाप, रोता बिलखता परिवार, नहीं मिल रहा न्याय। आखिर कब तक न्याय मिलेगा? मानवाधिकार आयोग सब कुछ कर रहा है, कोर्ट के दरवाजा खटखटाया इस पीड़ित परिवार ने। अब आस है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से आस है, हाई कोर्ट से आस है। आखिर हाई कोर्ट का निर्णय क्या आता है? लाख दावे कर लें अखिलेश बाबू, लेकिन उनका प्रशासन सुधरने का नाम नहीं लेता। ये बेबस माँ एक सवाल पूछती है, वो सवाल मैं अपने तमाम दर्शकों से पूछना चाहूंगा, आखिर उस बेटे का गुनाह क्या था? आखिर इस माँ का क्या गुनाह है जिसने उस बेटे को जन्म दिया, एक वीर बेटे को जन्म दिया, जिसकी हत्या कर दी गई उन दरिंदों द्वारा? क्या आज के समाज में किसी बुराई के बारे में बोलना अपराध है? क्या उस अपराध की इतनी बड़ी सजा है कि उसकी हत्या कर दी जाए? बेटे की मौत का हिसाब मांगने के लिए मां अब हाई कोर्ट के दरवाजे पे गई है। हाई कोर्ट से उसको आस है कि वहां से तो न्याय मिलेगा मुझे। इसी आस में मां लड़ती जा रही है, भिड़ती जा रही है समाज से। बेटे की मौत का हिसाब मांगती मां। फिलहाल इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। आगे देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार 24। नमस्कार।